बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको पाठ 10 अपूर्व अनुभव के प्रश्नोत्तर करा रही हूँ, जिसमें 4 प्रश्न मैंने करवा दिए हैं। पाठ से आगे के प्रश्न को आज समझाती हूँ। पाठ से आगे का पहला प्रश्न है, तोतो चांद ने अपनी योजना को बड़ों से इसलिए छिपा लिया कि इसमें जोखिम था। यासुकी चांद के गिर जाने की संभावना थी, फिर भी उसके मन में यासुकी चांद को पेड़ पर चढ़ाने की इच्छा थी। ऐसी दृढ़ इच्छाएं बुद्धि और कठोर परिश्रम से अवश्य पूरी हो जाती हैं। आप किस तरह की सफलता के लिए तीव्र इच्छा और वृद्धि का उपयोग, वृद्धि लिखा है, बुद्धि होना चाहिए, बुद्धि का उपयोग कर कठोर परिश्रम करना चाहते हैं। तो मतलब किस तरह की, अगर आपके अंदर कोई तीव्र इच्छा है, लगन है, तो आपका कोई भी काम, चाहे वो कितना भी कठिन काम क्यों ना हो, वो अवश्य पूरा हो जाएगा। ये यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है, क्योंकि यासुकी चांद विकलांग बालक था और तोतो चांद उम्र में छोटी थी, और जितना बड़ा जोखिम उठा करके उसने यासुकी चांद को पेड़ पर चढ़ाया था, वो बहुत आसान काम नहीं था। फिर भी यासुकी चांद को पेड़ पर चढ़ाने की इच्छा थी, तो उसने चढ़ा लिया। तो इसी तरह अगर कोई कठोर परिश्रम करने की इच्छा रखता हो तो उसे सफलता अवश्य मिलती है। यही है, हालांकि वो डर रही थी, किसी से बताया भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक दृढ़ इच्छा शक्ति थी कि वो यासुकी चांद को अपने पेड़ पर चढ़ाकर और बच्चों की तरह उसे वो सुखानुभूति देगी जो अन्य बच्चों को पेड़ पर चढ़कर मिलती थी। अपनी निजी संपत्ति मानकर पेड़ पर चढ़कर जो खेलते कूदते, वो चीज यासुकी चांद ने नहीं देखा था। तो यासुकी चांद के लिए तोतो चांद ने ये कार्य किया। तो मैं इस प्रश्न को समझाने के बाद अब लिखवाने चल रही हूँ। आप तैयार हो जाइए लिखने के लिए। तो प्रश्न को आप अपनी पुस्तक से उतारिए। प्रश्न थोड़ा लंबा जरूर है, लेकिन आप उसको अपनी पुस्तक से लिख लीजिए। मैं उत्तर लिखने चल रही हूँ। तो पाठ से आगे हेडिंग डाल देती हूँ पहले यहाँ पर, पाठ से आगे। और पाठ से आगे का ये पहला प्रश्न है, उत्तर नंबर 1 है। तो प्रश्न मैंने पढ़ के समझा दिया, अब मैं उत्तर लिखती हूँ। किसी भी काम में सफलता पाने के लिए, किसी भी काम में सफलता पाने के लिए तीव्र इच्छा शक्ति या दृढ़ इच्छा, तीव्र इच्छा, कठिन परिश्रम और लगन की आवश्यकता होती है। जैसे तोतो चांद उम्र में 1 वर्ष छोटी और कोमल होने के
बावजूद, कोमल होने के बावजूद वह अपने मित्र को वह सब दिखाना चाहती है, वह सब दिखाना चाहती है। वह सब दिखाना चाहती है जो एक सामान्य बालक या वहाँ के सारे बच्चे करते खेलते यद्यपि उसने यह बात किसी को नहीं बताई थी। फिर भी उसके अंदर साहस और दृढ़ इच्छा शक्ति ने उसे अपने काम में उसे काम में सफलता दिलाई, जो छात्र जीवन के लोगों के लिए एक सबक है। तो देखिए, ये प्रश्न मैंने पूरा किया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं दूसरा प्रश्न पढ़ने चल रही हूँ। दूसरा प्रश्न है, हम अक्सर बहादुरी के बड़े बड़े कारनामों के बारे में सुनते रहते हैं, लेकिन अपूर्व अनुभव कहानी एक मामूली बहादुरी और जोखिम की ओर हमारा ध्यान खींचती है। यदि आपको अपने आसपास के संसार में कोई रोमांचकारी अनुभव प्राप्त करना हो तो कैसे करेंगे? तो ये वास्तव में जैसे कुछ करने के लिए या अनुमान और कल्पना पर आधारित प्रश्न होता है। तो बहादुरी के कारनामे आए दिन टीवी चैनलों में, अखबारों में देखने को और सुनने को मिलते हैं, लेकिन शारीरिक चुनौती से गुजरने वाले जो लोग होते हैं वो भी इस तरह का कार्य करते हैं। और टीवी पर बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जिनमें ऐसे लोगों के कुछ अजूबे कारनामे भी दिखाए जाते हैं। उसके पीछे कारण है कि उनके अंदर की हिम्मत, उनका जज्बा। एक पैर वालों को मैंने देखा है कि वो अच्छे डांसर के रूप में हैं। बिना पैर वालों को भी मैंने देखा है कि वो चलना फिरना
पूरी ताकत से कर सकते हैं, डांस भी करते हैं। तो ये हिम्मत है और अंदर की एक जिजीविषा है जो उसे इस कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। जीने की जो ललक होती है वो कार्य करने की ओर प्रेरित कर देती है। तो बहुत सारी समस्याएं ऐसी होती हैं जिन पर हम देखते हैं कि शारीरिक चुनौती वाले से गुजरने वाले व्यक्ति के लिए उतरने चढ़ने के लिए कुछ ही स्थान दिखाई देते हैं, सरकारी अस्पताल, बसों, रेलवे प्लेटफार्म आदि, हवाई अड्डों। लेकिन फिर भी मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग इसमें मदद करते हैं। तो ये प्रश्न ऐसा है कि जिसको आप खुद भी कर सकते हैं। अनुमान और कल्पना का प्रश्न है, अपनी माँ से झूठ बोलते समय तोतो चान की नजरें नीचे क्यों हो गई थी? तो अपनी माँ से झूठ बोलते समय तोतो चान की नजरें नीचे इसलिए हो गई थी कि उसे डर था कि उसकी जो चोरी है उसे कोई पकड़ न ले। वास्तव में बच्चा जब गलती करता है तो उसे ये लगता है कि वो वास्तव में गलत है, उसको इस बात का अनुमान होता है कि वो गलत है, लेकिन वो उस कार्य को कर जाता है। अब उसके अंदर का जो डर है वो उसकी आंखें नीची कर देता है, उसके अंदर की हिम्मत को तोड़ने लगता है। तो माता पिता के सामने आंखें उठाकर बोलने की ताकत भीतर नहीं रह जाती, क्योंकि आप सबसे झूठ बोल सकते हैं, अपने माता पिता, अपने बड़ों से झूठ बोलते समय आपकी जुबान, आपके पैर कांपने लगेंगे। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो अनुमान और कल्पना का ये प्रश्न जो है थोड़ा इम्पोर्टेंट है, तो मैं इसको लिखवा देती हूँ। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं रब कर देती हूँ। चलिए, इसके नीचे भी तो दिखाई देगा, लिख लेती हूँ फिर रब करती हूँ। तो दूसरा प्रश्न जो है वो है कि अपनी माँ से झूठ बोलते समय तोतो चान की नजरें नीचे क्यों हो गई? ये अनुमान और कल्पना का प्रश्न है। अनुमान और कल्पना का उत्तर नंबर 1। तो अनुमान और कल्पना का प्रश्न है, तो मैं इसको लिखवाने चल रही हूँ कि तोतो चान जब यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाने की योजना बनाकर उसके लिए बाहर जाने को तैयार होती है तो वह माँ से कहती है कि वह माँ से कहती है कि वह यासुकी चान के घर जा रही है, परंतु देखिए नीचे आपको दिखाई दे रहा है, शायद नहीं दिखाई देगा तो लिखना बेकार हो जाएगा।
मैं ऊपर लिखती हूँ, इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं ऊपर लिखती हूँ। स्क्रीनशॉट आपका हो गया होगा। बिल्कुल, मैं रब करती हूँ इसको। तो वह यासुकी चान माँ से कहती है कि वह यासुकी चान के घर जा रही है। ऐसा कहते हुए वह अपनी नजरें माँ से नहीं मिला पाती, क्योंकि वह झूठ बोल रही थी और उसे डर था कि माँ उसे झूठ बोलते पकड़ लेंगी। गलत कार्य करने और झूठ बोलने पर अंदर एक डर बैठा रहता है जो आंखें मिलाकर बात नहीं करने देता। तो ये हो गया अनुमान और कल्पना का एक प्रश्न। ठीक है, तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं अगला प्रश्न आपको समझाती हूँ। फिर है अगला प्रश्न है, यासुकी चान जैसे शारीरिक चुनौतियों से गुजरने वाले व्यक्तियों के लिए चढ़ने उतरने की सुविधाएं हर जगह नहीं होती, लेकिन कुछ जगहों पर ऐसी सुविधाएं दिखाई देती हैं। उन सुविधा वाली जगहों की सूची बनाइए। तो वास्तव में ऐसे बच्चों के लिए सुविधाएं तो हर जगह नहीं उपलब्ध हो सकती, लेकिन कुछ जगह होती हैं, वहाँ मिलती हैं। जैसे एयरपोर्ट पर ऐसे लोगों के लिए व्हील चेयर होती है, साथ में एक उस व्हील चेयर को खींचने वाले मिलते हैं। स्कूलों में व्हील चेयर के साथ साथ उस पर अपंग बच्चों को चलने के लिए वो एक ढाल जैसी बना दिया जाता है, जिस पर कि वो आसानी से चल सकें। मेट्रो और रेलवे वाली जैसी जो विशेष प्रकार की लिफ्ट लगी होती है, जिसमें वो व्हील चेयर जैसे पूरी चीज़ को लेकर
चले जाते हैं या उतर जाते हैं। अस्पतालों में मिल जाती है, तो कुछ जगहों पर होती है, हवाई अड्डे, अस्पताल, स्कूल और मेट्रो वगैरह में। तो ऐसी कुछ जगह हैं जो मिल जाती हैं। तो इसको इससे ज़्यादा भी आप लिख सकते हैं यदि जानकारी है तो मैं थोड़ा सा लिख देती हूँ इसमें कि किन किन जगहों पर ये सारी चीज़ें मिल सकती हैं। तो इसको नीचे के हिस्से को रब कर देती हूँ। चलिए, तो अनुमान और कल्पना का दूसरा प्रश्न लिखने चल रही हूँ। उत्तर नंबर 2, विकलांग बच्चों या बड़ों के लिए कुछ विशेष स्थानों पर सुविधाएं दी जाती हैं, जैसे विद्यालय में उन्हें व्हीलचेयर को लाने ले जाने के लिए ढाल वाले रास्ते बनाए जाते हैं तथा हवाई अड्डे पर भी व्हीलचेयर और उसके साथ एक सेवक भी होता है। अस्पतालों में व्हीलचेयर के लिए लिफ्ट आदि भी दी जाती है। मेट्रो आदि में भी कुछ विशेष सुविधाएं मिलती हैं। चलिए, इसको भी स्क्रीनशॉट लीजिए। आपको ऐसे प्रश्नों को तो अनुच्छेद में भी दिया जा सकता है, तो आप अनुच्छेद के लिए भी मान के चलिए कि ऐसे प्रश्नों आ सकते हैं कि विकलांग बच्चों के लिए कौन कौन सी सुविधाएं मिल सकती हैं। चलिए, अगला प्रश्न पढ़ती हूँ। भाषा का प्रश्न है। तो भाषा के प्रश्न में है, भाषा की बात, द्विशाखा शब्द द्वि और शाखा के योग से बना है। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ले लिया होगा आपने। तो द्विशाखा शब्द द्वि और शाखा के योग से बना है। द्वि का मतलब दो, शाखा मतलब डाल, यानी दो और शाखा का अर्थ हुआ संख्या दो और डाल। द्विशाखा पेड़ के तने का वह भाग है जहां से दो मोटी मोटी डालियां एक साथ निकलती है। मैंने आपको इसके पहले के वीडियो में बोर्ड पर बनाकर दिखाया था कि एक डाल के भीतर से जहां से दो शाखाएं एक जगह से फूटती हैं, दो डालें निकल आती हैं, उसको द्विशाखा कहते हैं। द्वि की भांति आप त्रि से बनने वाले शब्द त्रिकोण जानते होंगे। त्रि का अर्थ होता है तीन। इसी प्रकार 4, 5, 6, 7, 8, 9 संख्यावाची संस्कृत शब्द उपयोग के में अक्सर आते हैं। इन संख्यावाची शब्दों की जानकारी प्राप्त कीजिए और देखिए कि वह क्या इन शब्दों की ध्वनियों अंग्रेजी संख्या के नामों से कुछ मिलती जुलती हैं। जैसे हिंदी का 8, संस्कृत का अष्ट और अंग्रेजी में 8। तो देखिए, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी की भाषा जो एक शब्द के लिए प्रयोग की जाती है वो मिलती जुलती सी होती है। उच्चारण में उसका जो स्वर का उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन जो है वो बिल्कुल मिलता जुलता सा होता है, जिसका कि उदाहरण देके इन्होंने समझाया है। तो इसमें हम बिल्कुल वैसे ही इसको करवाने चल रहे हैं। तो इसको रब करेंगे और आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले चुके होंगे। ये भाषा की बात का प्रश्न है। थोड़ा सा जानकारी की चीज भी है इसमें कि उच्चारण से कैसे जो हिंदी, संस्कृत और बाकी चीजें मिलती जुलती सी होती हैं। तो देखिए, प्रश्न मैंने आपको पढ़ के समझा दिया है। अब मैं उत्तर लिखती हूँ। भाषा की बात, भाषा की बात, उत्तर नंबर 1। पहले हिंदी लिख देती हूँ। हिंदी की जो चीजें हैं, हिंदी, फिर संस्कृत में उसको क्या कहते हैं, फिर अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो संस्कृत में, हिंदी में 2, संस्कृत में द्वि और अंग्रेजी में 2। फिर हिंदी में 3 और संस्कृत में 3 और अंग्रेजी में 3। फिर जो मिलते जुलते से मैं उन्हीं को करा रही हूँ। फिर 4, चतुर्थ और 4। फिर 5, पंच और फिर 5। फिर 6 का षष्ठ, और फिर 6। फिर 7 में सप्त और 7। फिर 8, अष्ट 8, 9,
नवम, 9, फिर 10, दशम, 10। तो कुछ कुछ ज़्यादा मिलते हैं, कुछ थोड़े कम मिलते हैं, लेकिन हल्की सी ध्वनि का जो उच्चारण है वो हल्का फुल्का सा मिलता जुलता होता है। इसीलिए इसको कहते हैं कि हर भाषा में जो थोड़ी बहुत मिलान रहता है वो उसमें होता है। तो ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद का जो शब्द है वो आना प्रत्यय लगाकर शब्द बना है। तो शब्दों में आना प्रत्यय लगाकर शब्द बनाना है। तो आना प्रत्यय से बनने वाले 4 सार्थक शब्द लिखिए। तो मैं इसको यहीं बगल में लिख देती हूँ। शर्माना, या इसको रब कर देती हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया होगा मुझे लगता है आपने। आना प्रत्यय से बनने वाले शब्द। शर्माना, बतियाना, झुठलाना, चलाना, हथियाना इत्यादि। तो इसको उतार लीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।